नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, पीएम मोदी का बहुत बड़ा ऐलान, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें और 1 साल तक सोना न खरीदें। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि आज के समय में पेट्रोल, गैस और डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा। पड़ोस में चल रहे युद्ध के असर से दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले जब युद्ध होता था, लोग सोना दान में दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आज ये संकल्प लेना होगा कि अगले 1 साल तक कोई भी कार्यक्रम हो तो सोना न खरीदें। इससे विदेशी मुद्रा भी बचेगी। यूपी की योगी कैबिनेट का आज दूसरी बार विस्तार हुआ। 2 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री मिलाकर 6 नए सदस्य शामिल हुए। वहीं 2 राज्य मंत्रियों को प्रमोशन देकर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। राजभवन में रविवार को आयोजित समारोह में सबसे पहले भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शपथ ली। इसके बाद सपा के बागी विधायक मनोज पांडे ने शपथ ली। दोनों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तीसरे नंबर पर अजीत पाल और फिर सोमेंद्र तोमर ने शपथ ली। दोनों को प्रमोट कर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। इसके बाद कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। मेड इन पाकिस्तान का पंखा उतरवाने पहुंची पुलिस। कुशीनगर के मदरसे में लगा मिला। कुशीनगर जिले के दुधही क्षेत्र स्थित एक मदरसे में मेड इन पाकिस्तान लिखा पंखा मिलने से शनिवार को चर्चा का विषय बन गया। पंखे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने मामले की जांच की मांग की। सूचना मिलने पर विशुनपुरा थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मदरसा प्रबंधक सहित 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। जानकारी के अनुसार मदरसे में लगा एक पंखा खराब हो गया था, जिसे मरम्मत के लिए गांव के एक मिस्त्री के पास भेजा गया। इसी दौरान कुछ लोगों की नजर पंखे पर मेड इन पाकिस्तान लिखे होने पर पड़ी। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशुनपुरा पुलिस ने मदरसा प्रबंधक मोहम्मद यूनुस और गांव निवासी शमशुद्दीन को हिरासत में लेकर पूछताछ की। नेपाल की बालेन सरकार ने भारतीयों पर नया नियम लगा दिया है। दरअसल भारत से नेपाल में प्रवेश करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। यही नहीं, नेपाल से भारत में प्रवेश करने वालों को भी परिचय पत्र दिखाना होगा। आधार या सरकार से जारी वैध पहचान पत्र मान्य है। इसे लेकर नेपाल प्रशासन शनिवार को एक्टिव हो गई। रेसलर विनेश फोगाट को गोंडा कुश्ती में एंट्री नहीं मिली। महिला पहलवान विनेश फोगाट और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के बीच वार पलटवार तेज हो गया है। हालांकि दोनों बिना एक दूसरे का नाम लिए इशारों में अपनी बात कह रहे हैं। यूपी के गोंडा में रविवार को बृजभूषण सिंह के नंदनी नगर महाविद्यालय में सीनियर नेशनल रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता शुरू हुई है। इसमें विनेश फोगाट को शामिल नहीं किया गया। लखनऊ में अखिलेश के पोस्टरों पर सियासी उबाल। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पोस्टर वॉर तेज हो गई है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर लगाए गए पोस्टरों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। बंगला बाजार और पुरानी जेल रोड इलाके में लगे बड़े बड़े होर्डिंग्स में अखिलेश यादव को कटियाबाज बताया गया है। साथ ही सपा पर बिजली सप्लाई में तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया गया है। केरल में सीएम पर सस्पेंस, कांग्रेस ने दावेदारों के पोस्टर हटवाए। 4 मई को 5 राज्यों के चुनावों के रिजल्ट आने के बाद बंगाल और तमिलनाडु में नए सीएम की शपथ हो चुकी है। पुडुचेरी और असम में सीएम का नाम और शपथ की तारीख तय हो गई है। लेकिन 6 दिन बाद भी केरल में पूर्ण बहुमत पाने वाले कांग्रेस के गठबंधन ने अपने सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल पिछले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन और 6 बार के विधायक रमेश चेन्निथला यहाँ मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। आईआईटी कानपुर में एक्सपेरिमेंटल स्किल सीखेंगे स्टूडेंट। प्रदेश में वैज्ञानिक सोच और नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू होने जा रही है। अब स्कूली विद्यार्थियों की वैज्ञानिक प्रतिभा को निखारने और उन्हें शोध एवं तकनीक से जोड़ने की जिम्मेदारी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर को सौंपी गई है। इस पहल के तहत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 और 11 के विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को आधुनिक विज्ञान, कोडिंग और प्रयोगात्मक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्तार
की फरार पत्नी आफशा अंसारी की तलाश में छापेमारी। मऊ में रविवार को माफिया मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी और 50,000 रुपए की इनामी आफशा अंसारी की तलाश जारी। गाजीपुर और मऊ पुलिस की संयुक्त टीम ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष तैयब पालकी के मिर्जा हादीपुरा स्थित आवास पर छापेमारी की। करीब 1 घंटे तक चली इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और मऊ की राजनीति भी गर्मा गई। तैयब पालकी ने इस कार्रवाई को विरोधियों की साजिश बताया है। सिद्धार्थनगर में गैस पाइपलाइन ड्रिलिंग के दौरान फटी सड़क। सिद्धार्थनगर के उसका बाजार नगर पंचायत क्षेत्र में रविवार को तेतरी चौराहे के पास मुख्य मार्ग अचानक फट गया। सड़क के नीचे से गीली मिट्टी और मलबा तेजी से बाहर निकलने लगा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना को देखकर राहगीरों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कुछ देर में ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। मेट्रो के लिए दक्षिण कानपुर वालों का इंतजार खत्म। कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक मेट्रो विस्तार की तैयारी तेज है, जिसमें रात में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल ट्रायल रन किया गया। मई में CMRS निरीक्षण के बाद जून में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन की संभावना है, जिससे दक्षिण कानपुर को जाम से राहत मिलेगी। ऊर्जा मंत्री ने सपा सरकार में हुए PF घोटाले और महंगी बिजली खरीद को घेरा। योगी सरकार के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने भी सपा पर तीखा हमला बोला है। सपा राज में बिजली व्यवस्था को लेकर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सपा सरकार ने प्रदेश के बिजली तंत्र को पूरी तरह बर्बाद करने का काम किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा शासन में नेताओं, गुंडों और माफियाओं को कटिया मारकर बिजली चलाने का खुला लाइसेंस दे दिया गया था। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा कि सपा ने अपने कार्यकाल में प्रदेश के पूरे बिजली इकोसिस्टम में बबूल बोने का काम किया। फर्रुखाबाद पुलिस ने चलाया अभियान। ओवरलोडिंग पर 96,000 का जुर्माना वसूला। फर्रुखाबाद में ARTO प्रवर्तन सुभाष राजपूत और यातायात प्रभारी सत्येंद्र कुमार ने नगर क्षेत्र में मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हार्न / हूटर के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान प्रेशर हार्न का प्रयोग करते पाए गए 3 ट्रकों को सीज किया गया। इनमें से 2 ट्रक ओवरलोड भी पाए गए। संबंधित वाहनों पर कुल 96,000 का जुर्माना लगाया गया। यूपी में 12 मई से आंधी बारिश का अलर्ट। यूपी में आंधी बारिश का सिलसिला 2 दिन के लिए थम गया है। रविवार सुबह से पूरे प्रदेश में मौसम साफ है। तेज धूप निकली है। हालांकि हल्की ठंडी हवाएं धूप के असर को कम किए हुए हैं। रविवार को कहीं भी आंधी बारिश का अलर्ट नहीं है। हालांकि 12 मई से मौसम फिर से बिगड़ेगा। एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इससे बारिश का दौर फिर शुरू होगा। आंधी, तूफान और ओले जैसे हालात बनेंगे। लखनऊ के अंसल प्रॉपर्टी ठगी मामले की अब EOW करेगी जांच। राजधानी में फ्लैट और प्लाट के नाम पर करोड़ों रुपए की कथित ठगी से जुड़े चर्चित अंसल प्रकरण की जांच अब आर्थिक अपराध शाखा करेगी। क्राइम ब्रांच द्वारा अंसल से जुड़े मामले की जांच स्थानांतरित करने की तैयारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा दांव। 50,000 करोड़ की परियोजनाओं का होगा शिलान्यास। बंगाल चुनाव में बड़ी जीत के बाद भाजपा का राजनीतिक केंद्र बिंदु अब उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जहां भाजपा संगठन जमीनी स्तर पर काम करने में जुटा है, वहीं प्रदेश सरकार बड़ी योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच पहुंचने की तैयारी में जुट गई है। सरकार अब लगातार बड़ी परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के माध्यम से जनता के बीच अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाएगी। विभागों से लोकार्पण व शिलान्यास से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं का ब्यौरा मांगा गया है। वाराणसी में 35 साल के टीचर ने जनसेवा केंद्र में लूट की कोशिश की। उसने संचालक पर पिस्टल तान दी। धमकाते हुए बोला, रुपए दे दो नहीं तो गोली मार दूंगा। जनसेवा केंद्र का संचालक रुपए लाने की बात कहकर पीछे गया और शोर मचाने लगा। पकड़े जाने के डर से टीचर भागने लगा, लेकिन CSC के बाहर लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसकी जमकर पिटाई कर दी, पिस्टल छीन ली, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी की पहचान गौतम पटेल के रूप में हुई है। वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। घटना का CCTV भी सामने आया है। विंध्याचल मंदिर में दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं में मारपीट। मिर्जापुर के विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं के 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। यह घटना मंदिर परिसर के गेट नंबर 5 पर लगी लंबी कतार में आगे निकलने को लेकर हुए विवाद के बाद हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए थाने ले गई। बताया गया है कि एक पक्ष चील थाना क्षेत्र का था, जबकि दूसरा उन्नाव से दर्शन करने आया था।
जल जीवन मिशन 2.0 के तहत बदली जाएगी गांवों की तस्वीर। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन हर घर नल योजना न केवल एक सरकारी योजना है, बल्कि यह ग्रामीण जीवन शैली में एक बड़े बदलाव का प्रतीक बन गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस मिशन को युद्ध स्तर पर लागू किया जा रहा है। इसी क्रम में केंद्र से उत्तर प्रदेश के लिए 13,425 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित हो चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को करीब 15,000 करोड़ रुपए वर्ष 2026 से 27 में योजनाओं को पूरा करने के लिए देगी। इस 28,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने में कोई बाधा नहीं आएगी। हरदोई में डीजल चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार। हरदोई में हरपालपुर कोतवाली पुलिस ने ट्रैक्टर से डीजल चोरी के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों पर आर्म्स एक्ट की धारा भी बढ़ाई गई है। पुलिस के अनुसार दोनों पर पहले से कुल 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ओम प्रकाश राजभर सामाजिक समरसता महारैली में नहीं पहुंचे। संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सामाजिक समरसता महारैली फीकी पड़ गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर निर्धारित समय पर कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। अपने नेता को सुनने के लिए आसपास के कई जिलों से कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे थे। वे करीब 5 घंटे तक मैदान में इंतजार करते रहे, लेकिन राजभर के न आने से लोगों में निराशा फैल गई और धीरे धीरे भीड़ वापस लौटने लगी। 13 मई से 3 दिन होगा सांसद आवास का घेराव। केंद्र सरकार द्वारा पारित ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल के विरोध को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ महिलाओं में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सांसद के रुख को महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताते हुए विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। आगामी दिनों में बड़ी संख्या में महिलाएं सांसद आवास का घेराव कर अपना विरोध दर्ज कराएंगी। पराली जलाने वाले किसान पर जल्द होगी कार्रवाई। रामपुर जिले में किसानों द्वारा खेतों में पराली जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हाल ही में कोयला गांव के पास दिल्ली नैनीताल हाईवे किनारे एक खेत में गेहूं की पराली जलाने का वीडियो सामने आने के बाद कृषि विभाग सक्रिय हो गया है। जिला कृषि अधिकारी कुलदीप सिंह राणा ने बताया कि इस मामले की जांच कराई जा रही है। जांच पूरी होने के बाद दोषी किसान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने समुद्र में 3,000 बैरल तेल बहाया। ऑयल स्टोर की जगह कम पड़ी। फारस की खाड़ी में ईरान के खार्ग आइलैंड के पास बड़ा तेल रिसाव देखा गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में समुद्र में फैला तेल साफ नजर आया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह रिसाव अमेरिकी प्रतिबंधों और हॉर्मुज में बड़े तनाव के कारण हो सकता है। ऑर्बिटल EOS नाम की संस्था के अनुसार समुद्र में तेल करीब 51 वर्ग मील से ज्यादा इलाके में फैल चुका है। अनुमान है कि 3,000 बैरल से ज्यादा तेल पानी में बह गया है। भारत नेपाल सीमा स्तंभों का संयुक्त निरीक्षण। श्रावस्ती में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सीमा स्तंभों की मरम्मत और पुनर्निर्माण को लेकर दोनों देशों के अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान सीमा सुरक्षा और समन्वय को मजबूत करने पर सहमति बनी। यह निरीक्षण 10 मई 2026 को किया गया, जिसमें नेपाल द्वारा किए जा रहे सीमा स्तंभों के मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति का स्थलीय जायजा लिया गया। भारतीय दल का नेतृत्व डायरेक्टर ऑफ सर्वे श्री दुर्गेश नंदन पाठक ने किया। राम मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य पूरा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की महत्वपूर्ण बैठक में पहुंचे नृपेंद्र मिश्र ने दूसरे दिन समिति की बैठक की मीडिया से बता करते हुए कहा कि राम मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य अब लगभग पूरा हो चुका है। मंदिर परिसर में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले कारसेवकों की स्मृति में मंदिर परिसर में भव्य शहीद स्तंभ बनाया जा रहा है। इसे 15 जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वाराणसी दाल मंडी में हथौड़े और JCB चला गिराए 20 भवन। वाराणसी में दाल मंडी मार्ग चौड़ीकरण के लिए शनिवार से फिर भवनों का ध्वस्तीकरण शुरू हुआ। इस दौरान 20 भवन तोड़े गए। इनमें 17 रजिस्ट्री कराए गए और 3 जर्जर मकान शामिल हैं। देर शाम तक चले अभियान की ड्रोन से निगरानी हुई। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रही। शनिवार को नगर निगम से जर्जर घोषित 24 समेत 45 भवनों का ध्वस्तीकरण होना था। वाराणसी
वाराणसी में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भूमि पूजन। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरी झंडी के बाद कबीर चौरा अस्पताल अब हाईटेक यानी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा। 315.48 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अस्पताल का रविवार को पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने भूमि पूजन किया। विधायक ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ 500 बेडेड हॉस्पिटल की नींव रखी। नम पार्वती पतये हर हर महादेव का जय घोष के साथ विधायक ने फावड़ा चलाया। इसके साथ ही बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने अस्पताल का नया प्रोजेक्ट देखा, जिसमें आधुनिक तकनीक और विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं को शामिल किया जाएगा। खागा विधायक कृष्णा पासवान ने ली राज्य मंत्री पद की शपथ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा सीट से विधायक कृष्णा पासवान ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने रविवार को लखनऊ में दोपहर 3:30 बजे मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह के समर्थक सड़क पर उतरे। लखनऊ के सरोजनी नगर से भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह के समर्थक रविवार को सड़क पर उतर आए। उन्होंने सपा सांसद R.K. चौधरी के आवास के बाहर जमीन पर बैठकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अखिलेश यादव मुर्दाबाद और राहुल गांधी मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। महिलाओं ने प्रियंका गांधी होश में आओ जैसे नारे लगाए। CSJMU का AI नारद देगा एडमिशन की जानकारी। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय ने प्रवेश सत्र 2026 से 27 के लिए अपने पहले स्वदेशी AI आधारित एडमिशन असिस्टेंट नारद का शुभारंभ किया है। जिस प्रकार देवर्षि नारद लोकहित एवं जन कल्याण के लिए संवाद करते थे, उसी प्रकार यह AI असिस्टेंट नारद भी छात्र कल्याण एवं नामांकन संबंधी सटीक जानकारी देने के उद्देश्य से संवाद कर रहा है। फर्रुखाबाद पुलिस ने बिहार के 2 ठग दबोचे। फर्रुखाबाद में सरिया भेजने के नाम पर 10.10 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। साइबर थाना पुलिस ने इस मामले में बिहार प्रांत के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फतेहगढ़ के मोहल्ला नेकपुर कला निवासी महेंद्र पाल सिंह ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि सरिया बेचने वाली कंपनी से सरिया मंगवाने के लिए उन्होंने गूगल सर्च से मिले एक मोबाइल नंबर पर संपर्क किया था। नेपाल में 30 दिन ही रुक सकेंगे भारतीय पर्यटक। भारतीय पर्यटकों को लेकर नेपाल की बालेन सरकार ने एक और नया नियम लागू कर दिया है। भारतीय पर्यटकों को नेपाल घूमने के लिए 30 दिन समय सीमा निर्धारित कर दिया गया है। 30 दिन का इन्हें वाहन कस्टम अदा करना होगा। 30 दिन के बाद शुल्क अदा करने पर भी नेपाल में रुकने नहीं दिया जाएगा और वाहन जब्त कर लिया जाएगा। भारतीय वाहनों के प्रवेश और नेपाल में रुकने की अवधि सहित आने जाने का विवरण अब डिजिटल रूप में रखा जाएगा। कानपुर के परेड मार्केट को हटाने का आदेश। कानपुर के परेड ग्राउंड में लगने वाली दुकानों को नगर निगम ने अतिक्रमण घोषित कर दिया है। शुक्रवार को मार्केट हटाने का ऐलान किए जाने के बाद से यहाँ के दुकानदारों में डर का माहौल है। उनका कहना है, अब हम कहाँ जाएंगे। यहाँ तिरपाल, टटर और पन्नियों से बनी करीब 500 से ज्यादा छोटी बड़ी दुकानें हैं। इनमें महिलाओं के कपड़े, कट पीस, पैंट, शर्ट और घर के जरूरी सामान बिकते हैं। यहाँ पर रोजाना बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। अयोध्या में VBG राम जी के लिए eKYC अनिवार्य। अयोध्या जिले में दीक्षित भारत गारंटी का रोजगार और आजीविका मिशन VBG राम जी में पारदर्शिता बढ़ाने और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने eKYC अनिवार्य कर दिया है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य फर्जी जॉब कार्ड और अपात्र लोगों की पहचान करना है, ताकि केवल वास्तविक मजदूरों को ही योजना का लाभ मिल सके। मेट्रो के लिए यमुना पर बनेगा 200 करोड़ का पुल। आगरा में मेट्रो का काम काफी तेजी से चल रहा है। ताजमहल से सिकंदरा के बीच पहले कॉरिडोर का काम लगभग 75% पूरा हो चुका है। वहीं दूसरे कॉरिडोर के काम ने भी रफ्तार पकड़ ली है। दूसरे कॉरिडोर पर मेट्रो के लिए यमुना पर पुल बनाने का काम शुरू हो गया है। लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से यह पुल बनकर तैयार होगा। नदी पर 7 पिलर तैयार किए जा रहे हैं। उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन की टीम तेजी से यमुना नदी के पुल का निर्माण कर रही है। नदी पर 7 पिलर तैयार किए जा रहे हैं। किम जोंग पर हमला हुआ तो नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर अटैक करेगा। संविधान में नया प्रावधान जोड़ा। उत्तर कोरिया ने अपने संविधान और परमाणु नीति में बड़ा बदलाव करते हुए नया प्रावधान जोड़ा है। अब अगर देश के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की हत्या हो जाती है या किसी विदेशी हमले के दौरान वे लीडरशिप करने की हालात में नहीं रहते, तो उत्तर कोरिया तुरंत परमाणु हमला करेगा। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक यह बदलाव मार्च में तेहरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद
बर्बाद किया गया। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और कई सीनियर ईरानी अधिकारियों की मौत हो गई थी। जोसेफ विजय रविवार को तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए। एक्टर से नेता बने विजय की शपथ के दौरान कुछ मोमेंट्स ऐसे रहे जो चर्चा में हैं। शपथ पत्र न पढ़कर स्पीच देने लगे। जैसे ही बोला, मैं जोसेफ विजय समर्थक, 3 मिनट तक तालियां बजाते रहे। माता पिता हाथ जोड़े दिखे। इस बीच गवर्नर ने टोक दिया। एक्टर विजय ने तमिल में शपथ ली। विजय शपथ पत्र की निर्धारित लाइनों के अलावा और बातें बोलने लगे। इस पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उन्हें टोक दिया और केवल निर्धारित शपथ के शब्दों तक सीमित रहने के लिए कहा। इसके बाद इन्होंने लिखित शपथ पत्र पढ़ा। तेल कंपनियों को हर दिन 1700 करोड़ का नुकसान। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें 50% तक बढ़ चुकी हैं। इसके बावजूद भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले 2 साल के स्तर पर ही स्थिर बनी हुई हैं। सरकारी तेल कंपनियां देश के उपभोक्ताओं को ग्लोबल एनर्जी शॉक से बचाने के लिए भारी वित्तीय बोझ यानी नुकसान उठा रही हैं। पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक पिछले 10 हफ्तों में इन कंपनियों को 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। बेंगलुरु स्थित आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम आर्ट ऑफ लिविंग के 45 साल पूरे होने और संस्थापक श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन के मौके पर आयोजित किया गया। इस दौरान शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, जनजातीय कल्याण, स्वास्थ्य और डिजिटल साक्षरता से जुड़ी 9 नई सेवा परियोजनाओं की शुरुआत की गई। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।